हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम संख्या पद्धति संबंधित और भी नए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है गुणनफल 584। ठीक है, गुणनफल 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इकाई का अंक पता करने के लिए जो भी कहेगा उसके इकाई अंकों का वही काम करना होगा। ये गुणा दिया है तो उसके इकाई अंकों का गुणा करना होगा। ठीक है, केवल इकाई अंकों का गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 8 है, 8 चौके 32 होता है ना, तो 32 का इकाई अंक फिर लेंगे। 32 गुणा 7 से करेंगे, कर सकते हैं, मगर क्या फ़ायदा, हमको ज़्यादा गुणा याद करना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ इकाई अंक का ही गुणा करेंगे। 8 चौके 32, 32 में 3 2, 32 का इकाई अंक 2। अब 2 का 7 में गुणा, 7 दूना 14, 14 का इकाई अंक 4। अब इस 4 का 3 में गुणा, 4 तिहाई 12, तो 12 का जो इकाई अंक है वही इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो इकाई अंक मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का क्या होगा, गुणनफल इतने में इकाई का अंक क्या होगा पूछा है, इसका सही जवाब होगा 2। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो हमें इकाई अंक 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है 845 में 5 घटाने पर संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो भागफल बताइए। तो इसका जो बोला है प्रश्न में उसको हमको करना होगा। ठीक है, क्या बोला दिया गया है कि 845 में 5 घटाने पर, तो पहले 845 में से 5 घटाते हैं, 845 माइनस 5 तो क्या आएगा 840। ठीक है, तो 840 अब दिया है 5 घटाने पर 840 आया। ये संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित होती है, इसका मतलब कि 42 से डिवाइड करने पर पूरी कट जाएगी, कोई विशेषफल नहीं बचेगा। जैसे देखिए 840 42 से डिवाइड करेंगे तो 42 2 जा 84 होता है, 2 बार में 84 कट गया, 0 उतरा, कुछ कटने लायक नहीं है, इसलिए 0 कहाँ रखेंगे ऊपर। तो इसका मतलब 42 से कितने बार में कटा, 20 बार में। दिया है पूर्णतः विभाजित होती है, तो भागफल बताइए। तो हमारा इस प्रश्न का भागफल क्या है 20। ये याद रखिएगा कि 845 में से 5 घटाने पर, क्योंकि 845 नहीं कटेगा, 5 घटाने पर जो संख्या होगी वो कट रही है। ठीक है, तो 5 घटाने पर हमें 840 मिला, इसे भाग दे रहे हैं तो 20 बार में कट गई, तो यही क्या है भागफल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 20। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि 45 पे पावर 4 मतलब 45 पे घात 4 में इकाई स्थान पर अंक होगा। तो हमने आपसे कहा था कि इकाई अंक पे जो ही पूछेगा हमको सिर्फ पूरे प्रश्न में से एक अंक का ही वो काम करना है। जैसे कि 45 पे लिखा है 4, इसका मतलब हमें 5 पे घात 4 जो काम किया है उस संख्या के एक इकाई के अंक पे हमें वो काम करना है। तो 5 पे घात 4 का मतलब 5 का गुणा कितने बार, 4 बार। ठीक है, 5 गुणा 4 बार, जितनी घात होती है उतने बार गुणा करते हैं। तो ठीक है, तो 50 25 में 5 5 जा 25। अब इसका इकाई अंक हमने कहा था ना, सिर्फ इकाई अंक से जो क्रिया करनी वो क्रिया हम करेंगे, केवल इकाई अंक से, गुणा हो भाग हो जोड़ घटाना, इकाई अंक पूछेगा। क्या पूछेगा, इकाई स्थान पर अंक। ठीक है, तो इकाई अंक पूछा तो इसका मतलब सिर्फ हमें इकाई अंक से ही काम करना है। तो अब इसके 5 से इस 5 में गुणा करेंगे तो फिर क्या मिलेगा 25 मिलेगा, फिर इससे गुणा करेंगे फिर मिलेगा 25। इसका मतलब ये है कि 5, इसका आंसर क्या हुआ, इसका इकाई अंक 45 से पावर 4 है, तो हम मान दिए 5 पे पावर 4, तो 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो पहला अंक क्या प्राप्त होगा 5, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5। ठीक है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि 45 हो या 4000 2 3 6 8 5 पर पावर कितना भी हो, 2 3 4 इतना भी पावर होगा ना, तो केवल आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि 5 का कितनी बार भी गुणा करेंगे, इकाई अंक से मतलब रखना है। ठीक, तो अब 5 का हम 234 बार भी गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो पहला अंक क्या आएगा 5। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में आपको पहला अंक किसी भी संख्या का प्रथम अंक 5 दिखा और उस पर पावर कितना भी हो, ठीक कितना भी हो 2 3 4 में 234 ही पावर है। ठीक, पावर मतलब घात, कितनी भी घात होगी तो उसका इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक परिपूर्ण संख्या है। तो परिपूर्ण संख्या का मतलब पहले हम समझ लेते हैं, फिर जानेंगे इसमें से परिपूर्ण संख्या कौन सी है। तो परिपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड वह खुद संख्या आ जाए। जैसे कि कोई संख्या है उसका हम गुणनखंड करेंगे और उन गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि मान लीजिए 10 हुआ, अब इस 10 का गुणनखंड क्या होता है 1 2 5 और
10, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसका योग लेंगे तो खुद ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या, गुणनखंडों का योग, केवल गुणनखंडों का योग। तब इनको जोड़ेंगे, 5 2 7 और 1 8, इनका योगफल कितना आया 8। इसका मतलब 10 और 8 ये बराबर नहीं है। तो परिपूर्ण संख्या होने के लिए उसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर होगा। जैसे कि 6, इसमें क्या सही जवाब होगा 6, क्योंकि 6 के गुणनखंडों का योगफल 6 ही होता है। देखिए जैसे 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2 और 3, 1 से कटेगी, 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। 6 से होगी तो 6 ले लेंगे तो जोड़ने पर वो खुद ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 को छोड़कर, ठीक है, 1 2 और 3। अब इन्हें जोड़िए, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6। इसका मतलब कि एक यही संख्या है इनमें जिसका गुणनखंड इसके योगफल के गुणनखंडों के योगफल के बराबर है, ठीक है। मतलब कि इन संख्याओं में सिर्फ यही एक संख्या है जिसके गुणनखंडों का योगफल इसके बराबर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा 6। तो अब कहीं परिपूर्ण संख्या पूछेगा तो आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सन 1968 के जनवरी, फरवरी तथा मार्च के महीनों के दिन का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जनवरी और मार्च का दिन तो सेम होगा 31 और 31, मगर फरवरी का हर चौथे वर्ष पे क्या होता है, एक दिन अधिक आ जाता है। जैसे कि हर वर्ष तो 28 होता है, मगर चौथे वर्ष क्या हो जाता है 29 हो जाता है। तो हमें ये पता करना होगा कि इस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा या 28 दिन का होगा। तो हमें किसी भी वर्ष में पता करना होगा कि अगर वह 29 दिन का फरवरी है या 28 दिन का, तो हम उस वर्ष में 4 से भाग देते हैं, ठीक है। अगर पूर्णतः कट गया तो क्या होगा 29 दिन का, नहीं कटा तो 28 दिन का, ठीक है। तो देखते हैं 1968 में हमने आपको तरीका बताया था कि 4 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। तो देखते हैं 2 अंक कट रहे हैं कि नहीं। तो देखिए 4 कम 4 बचा 2 उतरा 8, 4 7 28, ठीक है। मतलब कि ये 4 के टेबल से पूरी तरह कट गया। इसका मतलब ये एक लीप वर्ष है। इसमें क्या होता है, जनवरी तो वही होगा जो हर वर्ष होता है, ठीक, 31 दिन। अब फरवरी हो जाएगा 29 दिन, क्योंकि ये क्या है लीप वर्ष है। अब मार्च आ गया जो कि हमेशा 31 दिन का ही होता है। अब जोड़ दीजिए 9 10 1 11, 1 हाथ से लगा 1, 3 3 6 7 8 1 9, तो क्या हो गया 91 दिन, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी तथा मार्च, इस वर्ष के जनवरी, फरवरी तथा मार्च के दिनों का योगफल होगा 91 दिन। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न यह है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, ठीक है। तो हम पहले पता करते हैं स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। तो स्थानीय मान आप जानते होंगे कि जिस स्थान पर वह अंक होता है उस स्थान के मान को कहते हैं स्थानीय मान। ये कौन से स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पे है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया 6000, यही क्या है स्थानीय मान। और अंकित मान जिस प्रकार का वह दिखता है, जैसे कि ये क्या है 6 अंक ना, तो 6 इसका अंकित मान होगा जो कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। हमने आपको बताया था इसे अंकित मान और जातीय मान भी कहते हैं, इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है, जो कभी नहीं बदलता है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7 और 8 का 8 और 9 का 9 होता है, ठीक है। जो अंक होगा वही होगा कहीं भी रहे, ये कभी अंकित मान या फिर जातीय मान नहीं बदलता है, केवल बदलेगा स्थानीय मान। यहाँ हुआ तो 6000, शुरू में हुआ तो 6 और दूसरे अंक पे हुआ तो 60, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या है 6000 होगा, ठीक है, क्योंकि 6 का स्थानीय मान कहाँ पे है हजारवें स्थान पे है, तो इसलिए 6000। अब अंकित मान है 6, ठीक है, 6000 और अंकित मान 6, दोनों क्या बताना है अंतर। घटाइए, कैरी लेंगे इससे ना तो ये हो जाएगा 10, इसमें से लेंगे तो ये हो गया 9 और ये बन गया 10, इसमें से लेंगे तो ये हो गया 9, ये बन गया 10। एक एक कैरी देते हुए चले जाएंगे। तब 10 में 6 जाएगा तो 4, ये बचा है 9, ये बचा है 9, इसने इसको कैरी दिया था, ये कितना हो गया था 5, तो ये हो गया 5, वही 5994 इस प्रश्न का आंसर होगा। जब भी आपसे स्थानीय मान और अंकित मान जैसे प्रश्न पूछेंगे तो आप इस प्रकार प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो हमने बताया था कि परिमेय संख्या होने के लिए संख्या को p/q के रूप में होना जरूरी है और वह संख्या अंडर रूट में न हो, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या ऐसी दिख रही है जो अंडर रूट में ना हो और परिमेय संख्या p/q के रूप में हो, ठीक है। तो ये दिख रही है, ठीक, 3/4,
4 ये है, परंतु ये करनी के अंदर अंडर रूट के अंदर है, तो ये है, ये भी अंडर रूट में 3 है मगर 2 नहीं, तो कैसे ऊपर 3 है ना अंडर रूट में, इसलिए ये भी नहीं होगी। अगर इसमें दिया होता है ये ऑप्शन डी अंडर रूट 4 तो ये भी परिमेय संख्या होती, क्योंकि इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2 और इसके बटा में 1 रख देंगे तो हो गई परिमेय संख्या। तो इस प्रकार ये भी हो सकती थी, मगर यहाँ पे दिया था कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन होगा 3/4, यही p/q के रूप में है और अंडर रूट में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 5 पे घात 0 मतलब कि 5 पे घात 0 का मान क्या होगा, ठीक है। 5 पे पावर क्या है 0। तो आपको बता दें कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि 3, 6, 8, 4, 5, 9 कितनी भी बड़ी संख्या होगी उस पर अगर आ गया पावर 0 यानी कि घात 0 तो उस पूरी संख्या का मान हो जाएगा 1, ठीक है। जहाँ दिखे घात 0 पावर 0 ऊपर क्या होनी चाहिए पावर 0, तो उस पूरी संख्या का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार कभी भी किसी भी संख्या पे आप पावर 0 देखें तो उसे आप क्या कर दें 1, ठीक। मान लीजिए प्रश्न दे दिया 6, 8, 4 पावर 0 प्लस 8, 9 पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा 1 + 1 = 2, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी आपसे सिर्फ पूछा है कि 5 पे पावर 0 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो हम बता दें कि अभाज्य संख्या का कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे कि सम संख्या होती है जो 2 से कटती है और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती है वो सभी संख्या विषम होती है, और सम संख्या जो 2 से कटेगी वो सभी संख्या सम होती है। मगर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, इसे हमें याद करना होता है और ये 100 से अधिक पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो पूछा है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, तो पहली अभाज्य संख्या जब भी पूछे कि सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है तो 2, इसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3, ये किसी से भी नहीं कटती हैं और सिर्फ स्वयं से कटेंगी, ठीक है। तो इन दोनों का क्या योगफल पूछा है ना, योग, तो योग कर दीजिए 3, 2, 5, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। बाबू हमारा अगला प्रश्न है कि वह अभाज्य संख्या बताइए जिसका इकाई अंक 5 हो। तो आप देखिएगा कि वह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कोई एक ही संख्या होगी जिसकी लास्ट में 5 हो और वो अभाज्य संख्या हो, क्योंकि और किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो किससे कटती है 5 से। जैसे देखिए 6, 5 से कटेगी, 3, 2, 5 हमने बताया था ना ट्रिक में, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हैं ट्रिक वाले वीडियो को, ठीक है। हमने सभी टेबल से कटने के ट्रिक्स बता रखे हैं। तो आप देखेंगे कि जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से कटती है, मगर एक संख्या होती है जिसका इकाई अंक 5 होता है और वो 5 से ही कटेगी और किसी से भी नहीं कटेगी। जैसे कि संख्या 5 ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो पूछेगा वो अभाज्य संख्या बताइए जिसका इकाई अंक 5 हो। तो इकाई अंक 5 होने पर मतलब इकाई अंक 5 है और यह अभाज्य संख्या है जो केवल अपने आप से मतलब 5 से ही कटेगी और कोई भी संख्या इस संख्या को नहीं काट सकती है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा 5। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न दिया है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर बताइए। तो विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है, मतलब कि वह सभी संख्या जो 2 से न कटे विषम संख्या कहलाती हैं। तो हमें लगातार बतानी है वह लगातार विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं और उनका अंतर बताना है। तो क्या होगी पहली देख लेते हैं 1 और 3, ठीक है। इनका अंतर निकालिए 3 - 1 = 2। कहीं से भी लगातार ले लीजिए 2 ही आएगा। जैसे लिख दिए 37, दूसरी क्या हुई 39 लगातार है, घटाइए 39 - 37 तो क्या हुआ 2। अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ी से छोटी संख्या घटेगी, अंतर का चिन्ह होता है ये, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1VCD1X मतलब IX से किस संख्या का बोध होता है, मतलब कि यह किस भाषा में लिखा गया है रोमन नंबर में और हमें इसे नंबरिक में बदलना है, इंडियन नंबर में बदलना है, ठीक है। तो इसका अगर इस बार का मतलब समझिए जिसके ऊपर अगर बार लग गया तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसके मान को पहले लिख दें और बाद में इन सब के मान को अलग लिखें, ठीक है। तो बार किस पे लगा हुआ है I और V पर, तो I V का मतलब होता है 4, ठीक है। V 5 इससे पहले I लगाए तो 4, तो इसका होगा 4, इसको लिख दिए। अब हमें इसके मतलब को सामने रखना है CDI
x, ठीक है। इसके मतलब रखना है, हम इसके मतलब समझते हैं, ठीक है। तो ये d है, d का मतलब क्या होता है 500, ठीक। d का मतलब 500, m का मतलब 1000। तो d का है 500, 500 के पीछे ये c है, c का मतलब 100। जब भी बड़ी संख्या बड़ी अंक के पीछे छोटा होगा तो इसका मतलब उससे एक घटेगा, उतना घट जाएगा। तो 500 में से c मतलब 100 घट गया, कितना बचा 400। और ये है 10, इसके पीछे i है मतलब 1 है, तो 10 में से 1 गया 9, तो हो गया 500। ये था 500 में से 100 गया था 400, और ये हो गया 9, तो 409। तो यहाँ रखेंगे क्या 409, ठीक है। तो हमसे क्या संख्या प्राप्त होती है 4409, मतलब कि इस रोमन नंबर का आंकिक मान है 4409, ठीक है। यदि आपको कोई भी इस प्रकार के प्रश्नों को पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न दिया है कि 12/13 का प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो संख्या दी है उसका डिवाइड 1 में, ठीक है। तो मतलब इसका हुआ 1 डिवाइडेड बाय 12/13, जैसे कि ये 1 डिवाइडेड बाय 12/13 हो गया। अब हम डिवाइडेड को क्या बनेंगे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में बदलते हैं। तो आप जानते होंगे कि जब भी डिवाइड वाला हिस्सा मल्टीप्लाई में बदलेगा तो जिसके आगे डिवाइड लगा होता है वो संख्या पलट जाती है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अगर केवल 12 होगा तो बट्टा में होता है 1, पता होगा। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/12, मतलब पलट जाएगी। तो इसका गुणा बदलते हैं, 1 गुणे 12/13 होगा, नहीं होगा क्योंकि ये क्या गलत है। हमें क्या करना है 13/12, 13/12 पलट देना है अंकों को। तो अब क्या हुआ 13 गुणे 1 मतलब 13/12, तो इस संख्या का प्रतिलोम होगा 13/12। तो आप जान जाइए कि कभी भी किसी संख्या का प्रतिलोम बोलेगा तो उसको बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मतलब कि अंश का हर और हर का अंश बना देता है। तो नीचे वाला होता है हर, ऊपर वाला अंश, ठीक है। ऊपर का न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर। इस प्रकार के प्रश्नों को प्रतिलोम बताने के लिए आप इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि 16,540 की अनुवर्ती संख्या है ना, क्या दिया है 16540, मतलब कि 16,540 की अनुवर्ती संख्या है। तो हम बता दें कि दो प्रकार की संख्या होती है, एक होती है अनुवर्ती, ठीक है। दोनों समझ लीजिए, बहुत काम आता है। एक होती है अनुवर्ती संख्या, एक होती है पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो अनुवर्ती संख्या जब भी दिया होगा तो जो संख्या का, जिस संख्या का अनुवर्ती पूछेगा, ठीक है, उस संख्या हम क्या करेंगे +1, एक और बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर पूछ दिया पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, पूर्व, ठीक है, पूर्ववर्ती मीन्स पहले। तो अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछा किसी भी संख्या का तो उसमें हम एक घटा देंगे, -1 कर देंगे। तो हमें इस प्रश्न में पूछा है अनुवर्ती संख्या, तो इसमें से हम क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे, जैसे कि 16,540 + 1 कर दिए तो हमें पता चलेगा अनुवर्ती संख्या इस संख्या की। तो हो जाएगा 16,541, क्या यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से भी नहीं कटती है, केवल 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, ठीक है। वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो किसे किसे कट रही है, एक 1 से और एक स्वयं से, कितने हुए 2। तो हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। तो अब हम अगले वीडियो मिलेंगे और अगले वीडियो में हम इससे बेहतरीन प्रश्नों को लाएंगे। जय हिंद।